नमस्कार। धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करती हूँ आज की कहानी। रामू, बबलू, भानु और दया, इन चारों में गहरी मित्रता थी। चंदनपुर गांव में जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता या किसी को किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती तो ये चारों मित्र अपने तन और मन से उन लोगों की मदद करने के लिए हर समय हाजिर रहते। यद्यपि ये चारों मित्र अलग अलग शहरों से आकर चंदनपुर गांव में बसे थे और ये चारों ही पेशे से माने हुए चोर थे, मगर चंदनपुर गांव का कोई भी व्यक्ति इनके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन ये चारों मित्र जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे अपने अपने जीवन में घटी हुई उन घटनाओं की चर्चा कर रहे थे जिनके कारण चोरी जैसे अनैतिक कार्य को छोड़कर वो चारों ही ईमानदारी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए। सबसे पहले रामू ने अपनी कहानी बताई। रामू जिस गांव में रहता था उसके साथ वाले गांव में किसी किसान की बेटी की शादी थी। आसपास में खबर फैली हुई थी कि शादी बड़ी धूमधाम से होने वाली है और क्यों नहीं होगी, आखिर कौशल चाचा की एक ही तो बेटी है। अच्छे खासे जेवर बनवा कर रखे होंगे अपनी बेटी के लिए। सुना है कौशल चाचा ने अपनी बिटिया का ब्याह अच्छे पैसे वाले घर में तय किया है। होने वाला दामाद भी किसी सरकारी महकमे में काम करता है। बारात में भी कम से कम 500 आदमियों का आना तय हुआ है। अपने कौशल चाचा ने बढ़िया ही इंतजाम किया होगा अपनी बिटिया की विदाई का। रामू के खबरी उसको कौशल के घर की सारी जानकारी पहुंचाते रहते थे। शादी की रात जब सारे लोग बारातियों के स्वागत में व्यस्त हो जाएंगे, उसी समय जेवरों पर हाथ साफ करने का मौका मिल सकता है। रामू ये सोच सोच कर बड़ा ही खुश था और शादी का दिन आने का इंतजार कर रहा था। किस्मत से रामू के इंतजार के दिन खत्म हुए और शादी का दिन आ पहुंचा। रामू के पिता से कौशल की अच्छी जान पहचान थी। रामू के पिता तो अब इस दुनिया में थे नहीं, इसलिए अब उनकी जगह पर रामू को ही न्योता दिया गया था। अतः रामू भी शादी में पहुंचा और गांव के लोगों के साथ दावत खाकर बारात के आने का इंतजार करने लगा। शाम के समय जब बारात कौशल के दरवाजे पर पहुंची तो सभी लोग बारातियों के स्वागत में व्यस्त हो गए। रामू ने मौका देखकर सारे जेवरों और उनके साथ रखी हुई नकदी को एक पोटली में लपेटा और चुपके से जंगल की तरफ निकल गया। जल्दी जल्दी उसने एक पेड़ के नीचे गहरा सा गड्ढा खोदा और उस पोटली को गड्ढे में दबाकर वापस जाकर शादी में शामिल हो गया। इधर जब दुल्हन को तैयार करके फेरों पर ले जाने की तैयारी हुई तो उसे पहनाने के लिए गहनों की ढूंढ मच गई। कौशल और उसके करीबी रिश्तेदारों ने सारा घर छान मारा, मगर ना तो उन्हें बिटिया के लिए बनवाए हुए गहने मिले और ना ही वो नकदी की रकम मिली जो विदाई के वक्त लड़के वालों को देना तय हुई थी। बेटे वालों को जब इस बात का पता चला कि बहू के सारे जेवर और नकदी की रकम चोरी हो गए हैं तो उन्होंने फेरों की रस्म करने से इनकार कर दिया और बारात लेकर वापस जाने की तैयारी कर ली। कौशल ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की और अपनी पगड़ी उतारकर अपने समधी के पैरों में रख दी। कौशल हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा कि वो शादी की रस्म को पूरा करके बिटिया की विदाई करा लें। मैं किसी भी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके दहेज में ठहराई हुई रकम को जरूर अदा कर दूंगा। समधी जी किसी प्रकार मेरी बेटी की विदाई कराकर मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा लें। मगर समधी जी तो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थे। कौशल के रिश्तेदारों ने किसी तरह समधी जी को समझा बुझाकर बैठा लिया और कौशल से कहा, हम सब मिलकर तुम्हें थोड़ा रुपया उधार दे देते हैं, तुम थोड़ा थोड़ा करके हमारा कर्जा लौटाते रहना। मगर रिश्तेदारों से कर्जा लेने के बावजूद भी दहेज की तय रकम पूरी नहीं हो पा रही थी। अंत में गांव के मुखिया ने कौशल से कहा, कौशल तुम अपने जमीन के कागज मुझे सौंप दो,
बदले में मैं तुम्हें कुछ नकदी दे देता हूँ। शादी के तय दिन पर बिटिया की विदाई हो जाएगी और तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। बाद में तुम मेरा कर्जा लौटाते रहना और अपनी जमीन को मुझसे छुड़ा लेना। कौशल अपनी आंखों में आंसू भरकर असहाय सा बैठा हुआ सबकी बातें सुन रहा था। मुखिया जी की बात सुनी तो कौशल चाचा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और मुखिया जी को बताया। पाई पाई जमा करके बिटिया के लिए थोड़े गहने बनाए थे और कुछ कांता की माँ के गहने मैंने संभाल कर रखे हुए थे। रही नकदी की बात तो मैंने बैंक में जमीन के कागज गिरवी रखकर पहले ही कर्जा ले लिया, जिसमें से कांता को देने के लिए घर गृहस्थी का सामान खरीद लिया और बारातियों के दावत पानी का इंतजाम कर दिया। और बाकी बचा हुआ पैसा मैंने दहेज की रकम को चुकता करने के लिए रख दिया था। सोचा था बेटी अच्छे घर में चली जाएगी तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। बाद में हम दोनों बाप बेटा मिलकर मेहनत मुशक्कत करके बैंक का कर्जा चुकता कर देंगे और अपनी जमीन को छुड़ा लेंगे। परंतु कुदरत को जाने क्या मंजूर है। जमीन भी हाथ से चली गई और बिटिया भी बिन ब्याही घर पर रह गई। इतना कहकर कौशल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वह फूट फूट कर रोने लगा। आसपास में बैठे हुए सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जमीन के कागज रखे बिना तो कोई कर्जा भी देने को तैयार नहीं था। दहेज की अदायगी पूरी नहीं हो पाई और समधी जी अपने बेटे और बारात को लेकर वापस चल दिए। ये दृश्य अपनी आंखों से देखकर रामू से भी रहा नहीं गया। इस घटना ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो एक बार तो हाथों में मेहंदी लगाए, शादी का जोड़ा पहने हुए मायूस सी खड़ी हुई उस दुल्हन की तरफ देखता और एक बार उसके लाचार और बेबस पिता की तरफ देखता, जिसके जीवन भर की कमाई को उसने बड़ी सरलता से चुरा लिया था। आज रामू की आत्मा उसे अंदर ही अंदर कोसे जा रही थी और वो मन ही मन कुढ़ रहा था। अगर आज उसने कौशल चाचा के घर से ये गहने और नकदी की रकम को चुराया नहीं होता तो एक बेटी का पिता आज इतना बेबस और लाचार ना होता और दहेज के कारण एक बेटी की बारात दरवाजे से वापस न लौटती। आज रामू को एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने में उसने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, जिनके लिए उसे ना तो इस जहान में कहीं माफ़ी मिलेगी और ना अगले जहान में। अपनी आंखों में आंसू भरकर रामू वहां से चुपचाप चला गया और जंगल में जाकर उस गड्ढे में से गहनों और नकदी की वो पोटली निकाल कर ले आया। रामू ने सबके सामने वो पोटली लाकर कौशल चाचा के हाथों में थमा दी और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। मैं आपका गुनहगार हूँ, आप जो भी सज़ा मुझे देंगे मैं मंजूर करूँगा। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा। कौशल उस समय कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। रामू ने कौशल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचा आप कांता की विदाई की तैयारियां कीजिए, मैं बस अभी आया। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। कांता के ससुराल वाले अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे। गांव के 2-4 आदमियों को लेकर रामू किसी तरह उन तक पहुंच ही गया और उनके सामने सारी सच्चाई बताकर उनसे भी माफ़ी मांगी। किसी तरह खुशामद दरामद करके सभी बारातियों समेत कांता के ससुराल वालों को अपने साथ ले आया और सारी रस्मों और रिवाजों के साथ उसी दिन कांता की विदाई हो गई। सभी गांव वालों से अपने अपराधों की माफ़ी मांगकर रामू ने अगले ही दिन अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे प्रदेश के गांव चंदनपुर में आकर रहने लगा। इसके बाद बबलू चोर ने भी अपने जीवन की एक ऐसी ही घटना सुनाई, जिसके कारण उसने भी चोरी जैसे अनैतिक कार्य को छोड़कर ईमानदारी का जीवन जीना शुरू कर दिया था। मगर इस कहानी को हम अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर रामू चोर के जीवन की यह कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।